हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट सीरीज, जहां पर हम इकोनॉमी के भारी भारी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट एकदम छोटी छोटी वीडियोस में समझ रहे हैं। और आज हम समझेंगे कि ये टेपर टेंट्रम का क्या कॉन्सेप्ट है। 2012-13 में हमने एक बार विटनेस किया था और दोबारा हम 2020-21 में विटनेस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि ये करंट अफेयर में भी है और कंटेम्पररी इश्यूज का भी पार्ट है। दैट मीन्स दिस इज अ वेरी पोटेंशियल जोन फ्रॉम वेयर यूपीएससी कैन फ्रेम क्वेश्चंस। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस कॉन्सेप्ट को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखकर इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कीजिएगा और इस कॉन्सेप्ट में एकदम चैंपियन हो जाइएगा। हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात की है कि डिफरेंट क्राइसिस की सिचुएशन में इंडियन इकोनॉमी कैसा रिस्पांस देती है, क्या इंडियन इकोनॉमी आज के टाइम पर रेजिलिएंट है या नहीं है। तो इस पर भी सवाल आपसे फ्रेम कर सकता है, इसलिए आपको प्री के लिए रेडी होना चाहिए एज वेल एज मेंस के लिए भी रेडी होना चाहिए। और अगर मैं आपसे कहूं कि प्री के पर्सपेक्टिव से एक सवाल का जवाब आप देंगे क्या, कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर दीजिएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या है। आपसे यूपीएससी भी पूछ सकता है कि द टर्म लिक्विडिटी ट्रैप रेफर्स टू व्हाट, तो इसका मतलब क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको इसका आंसर जरूर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या देख रहे हैं मेरा मुंह, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर कर लिया है तो ये बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मेरी वीडियोस आएंगी, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा। और वीडियो को लाइक ठोक दो यार, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, जहां पर आप मुझसे डायरेक्ट कोई भी डाउट पूछ सकते हैं और किन्हीं और चीज़ों पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो हमने पिछली क्लास में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को समझा था। क्या था भाई कि यूएसए में एक समय पर हाउसिंग रियल एस्टेट सेक्टर बड़ा बूम पे था। रियल एस्टेट सेक्टर बूम में होने की वजह से बहुत लोग जो है लोन्स की डिमांड कर रहे थे बैंक से, ताकि वो रियल एस्टेट सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉफिट जनरेट कर सके। और इस चक्कर में बैंक ने भी बहुत लोगों को लोन दिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों को भी लोन दिया जिनके पास कैपेसिटी नहीं थी लोन को रीपे करने की, यानी सब प्राइम बोरोवर्स को लोन बहुत दिया। और बैंक के पास इतना ढेर सारा लिक्विडिटी आ कहां से रहा था भाई, बैंक के पास भी एक लिमिटेड पैसा होता है और बहुत लोग अगर इकोनॉमी में लोन मांगने आ जाए तो बैंक फिर लिक्विडिटी कहां से लाता है, पैसा कहां से लाता है। तो बैंक बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू पैसा ला रहा था और देन वो लोगों को लेंड कर रहा था। और इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा कहां से आ रहा था, बहुत ढेर सारे जो इन्वेस्टर्स थे वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक को पैसा अपना दे रहे थे, वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे और उसके थ्रू वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। और ये जो इन्वेस्टर्स थे वो अपना पैसा जो है इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम के पे करके अपने इन्वेस्टर्स को सिक्योर भी बना ले रहे थे। उनका इंश्योरेंस लेकर ये बोल रहे थे वो इंश्योरेंस कंपनी को कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट डूब गया तो आप लायबल होंगे पूरा पैसा पे करने के लिए। तो इंश्योरेंस कंपनी से जाकर अपना इंश्योरेंस करवा लेते थे ये इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट का। ये पूरा सिचुएशन हमने देखा था। और यहां पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये सब प्राइम बोरोवर्स जो थे अपना लोन रिपे नहीं कर पाए, तो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग असेट बन गया। और ऐसा क्यों हुआ था, ये अपना लोन रिपे क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक समय पर ऐसा हो गया था कि रियल एस्टेट सेक्टर में सप्लाई बहुत ढेर सारी हो गई थी। आपने बहुत ढेर सारा अगर हाउसेस बना दिया तो सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई हाउसेस की, और हाउसेस की डिमांड बहुत कम हो गई। इस वजह से हाउसेस के जो प्राइस हैं, रियल एस्टेट के जो प्राइस है वो बहुत कम हो गए। और जो लोन लेकर बैठे थे लोग वो प्राइस उनको मिला नहीं घर से, इसलिए वो लोन रिपे नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनको डिफॉल्ट करना पड़ा अपने लोन पर और बैंक का नॉन परफॉर्मिंग असेट बढ़ गया। और उसकी वजह से पैसा कहां से लिया था, इन्वेस्टमेंट बैंक से पैसा लिया था, तो इन्वेस्टमेंट बैंक डूब गए। जो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट बैंक में लगाया था और उसका इंश्योरेंस नहीं खरीदा था वो इन्वेस्टर्स डूब गए। और जिन्होंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा था उनको तो पैसे मिल गए, लेकिन जितना पे करना पड़ा वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ा, तो इंश्योरेंस कंपनी डूब गई। तो इस तरह से पूरी क्राइसिस आ गई और बैंक के पास पैसा नहीं था। तो इकोनॉमी में अगर याद कीजिए, इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ढेर सारा बैंक को लोन देना पड़ता है। तो इकोनॉमी में जीडीपी का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे C+I+G+NX, जहां पर ये इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स, तो जब तक इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज को लोन नहीं मिलेगा, बैंक के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट की अगर प्रॉब्लम है तो लोन नहीं दे पाएगी, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। कंजम्पशन के लिए अगर लोन नहीं मिलेगा तो कंजम्पशन कम होगा, जिसकी वजह से जीडीपी कम हो जाएगी। तो दिस वाज द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस दैट इज विटनेस्ड बाय अमेरिका। और उसकी वजह से, क्योंकि हमारा इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है, उसकी वजह से पूरे चारों तरफ इस क्राइसिस को हमने फेस किया। ये पूरी सिचुएशन थी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की जो 2008 में आई थी। अब ये क्राइसिस जब आई, क्योंकि जीडीपी यूएसए की क्राइसिस में थी C+I+G+NX, आई होप कि ये फॉर्मूला आप जानते हैं, जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इससे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोन बैंक दे नहीं पा रहे थे क्योंकि बैंकों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लोन एक्सटेंड कर सकें। ऐसा क्यों था, क्योंकि बैंकों के पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम थी, उनका पैसा डूब चुका था। अब
फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट की बात की थी हमने। फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट कितने थे? 1% थे। इसलिए बैंक खूब ढेर सारा लोन एक्सटेंड कर रहा था लोगों को, और लोग बहुत मोटिवेटेड थे बोरो करने के लिए। ये सब चीजें हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वीडियो में की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाकर पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस A to Z समझ सकते हैं एकदम ईजी लैंग्वेज में। यहां से मैं शुरुआत करने जा रहा हूं टेपर टेंट्रम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। अब जब यूएसए में एक क्राइसिस आ गई तो यूएस की जो गवर्नमेंट थी उसने सोचा इस क्राइसिस से कैसे निकला जाए। कैसे निकला जाए? तो याद कीजिए, जब भी इकोनॉमी में डिमांड बहुत कम होती है क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं होता है, और बैंक अगर पैसा नहीं दे पा रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, तो लोगों को रोजगार नहीं मिलता। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर फर्म्स करेगी तो क्या करेगी? अपनी इंडस्ट्रीज को और एक्सपेंड करेगी, लोगों को और एम्प्लॉयमेंट देगी, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था क्योंकि इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं हो रहा था। इसकी वजह से जीडीपी भी ग्रो नहीं हो रही थी, और उसकी वजह से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जैसी सिचुएशन हो रही थी। तो यहां पर क्या कर रहा था कि डिमांड बहुत कम हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, इकोनॉमी में जीडीपी एक्चुअली बूम नहीं कर रही थी, जीडीपी का रोटेशन नहीं हो पा रहा था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जाहिर सी बात है, हमें डिमांड को बूस्ट करना पड़ेगा। यूएस की अगर गवर्नमेंट है आप, तो जाहिर सी बात है आपको डिमांड को बूस्ट करना पड़ेगा, यानी आपको एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। बात समझते हो? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, ये बात आप समझते हो। और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या करते हैं, अगर आपका रेपो रेट 1% है, इंटरेस्ट रेट 1% है, तो उसको और कम करना पड़ेगा, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने किया, आरबीआई ने किया। जैसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा थे तो लोगों की डिमांड बूस्ट करनी है, तो क्या करते हैं, हम रेपो रेट को कम कर लेते हैं बेसिकली, ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए, बैंक ज्यादा लोन लेंड करे लोगों को, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए, वो डिमांड तुरंत शुरू कर दे करनी, और उसकी वजह से इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। लेकिन फेडरल रिजर्व का तो इंटरेस्ट रेट 1% था। अब इससे नीचे क्या जाएं? इससे नीचे कहां तक जाएं? ये तो अब इसके नीचे हम जा ही नहीं सकते। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इस सिचुएशन को हम बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। इसका मतलब यह है, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब यह है कि व्हेन कन्वेंशनल मॉनेटरी पॉलिसीज आर नॉट इफेक्टिव। क्यों? क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट के नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हो, बिकॉज पॉलिसी इंटरेस्ट रेट आर सो लो दैट नो फर्दर फॉल इज पॉसिबल। दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन इज फॉर्मली नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप। तो क्या आपने कमेंट बॉक्स में ये जवाब लिखा? यही जवाब लिखा है। मैंने आपको ये इंडियन इकोनॉमी के फुल कोर्स में पूरी चीज पढ़ाई भी है। आई होप कि आपने वो चीज पढ़ी है, आपको याद है वो चीज। तो दिस सिचुएशन इज नोन एज लिक्विडिटी ट्रैप। तो अब यहां पर यूएस की जो गवर्नमेंट थी वो इंटरेस्ट रेट तो लो नहीं कर सकती थी, तो उसको दूसरा काम सूझा कि ये तो हम कर नहीं सकते हैं, एक काम हम जरूर कर सकते हैं। उसने क्या करना शुरू किया, जितने लोग थे उनसे बॉन्ड परचेज करना शुरू किया। बॉन्ड का पेपर जो होता है, याद है बॉन्ड के पेपर में क्या लिखा रहता है? जब यूएस की गवर्नमेंट अगर बॉन्ड का पेपर आपको देगी तो आपसे पैसा बोरो करना चाहती है। तो मान लीजिए एक समय पर यूएस की गवर्नमेंट ने आपको खूब ढेर सारे बॉन्ड इशू करके बॉन्ड दिए हो, यानी पब्लिक में खूब ढेर सारे बॉन्ड के पेपर हैं। बॉन्ड के पेपर में लिखा था कि मान लीजिए 100 रुपए का बॉन्ड है, 8% पर है, और इंटरेस्ट रेट 1% का है, और इसका पीरियड है 1 ईयर का पीरियड है। तो ऐसा बॉन्ड का पेपर होता है। आप जानते हैं बॉन्ड एक ऐसा पेपर है जिससे मार्केट से पैसा बोरो किया जा सकता है। अब ये चीज तो ठीक है, बॉन्ड का पेपर। अब बहुत सी पब्लिक के पास ये बॉन्ड का पेपर था, लेकिन बॉन्ड का पेपर तो उनके पास था, लेकिन उनके पास डिमांड करने के लिए तो मनी चाहिए। बॉन्ड के पेपर से तो आप डिमांड नहीं कर सकते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे बॉन्ड का पेपर वापस लेने लगी। अपना जो बॉन्ड का पेपर इशू किया था वो बॉन्ड का पेपर वापस लेने लगी। तो यूएस की जो फेडरल रिजर्व है, उनका जो सेंट्रल बैंक है, उसने एक काम शुरू किया जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब ये है कि धीरे धीरे यूएस का जो फेडरल रिजर्व है अब अपना इंटरेस्ट रेट तो कम नहीं कर सकता है, तो उसने क्या करना शुरू किया, बेसिकली बॉन्ड के पेपर वापस खरीदने शुरू किए। किससे? जितनी भी पब्लिक थी जिनके पास बॉन्ड का पेपर था, उनसे बॉन्ड का पेपर खरीदा और उनको पैसा दिया। तो उससे हुआ क्या भाई, लोगों के पास हाथ में पैसा आएगा तो वो डिमांड करेंगे, तो इकोनॉमी रिवाइव करना शुरू कर देगी। तो ये पर्पस था क्वांटिटेटिव ईजिंग के पीछे। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब सिर्फ इतना है कि फेडरल रिजर्व विल बाय बॉन्ड फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव मनी इन द रिटर्न। और उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली जब बॉन्ड का परचेज करने लगेगी फेडरल रिजर्व, तो बेसिकली बॉन्ड प्राइसेस जो होंगे वो बेसिकली बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई कम है, तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगी। अब ये बॉन्ड प्राइसेस क्या है, बॉन्ड यील्ड का क्या कॉन्सेप्ट है, दोनों कैसे कोरिलेटेड हैं, भाई यहां पर नहीं समझा सकते हैं, छोटी सी वीडियो है। आई होप कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट पता है पहले से। नहीं पता है तो आई सिंसियरली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इकोनॉमी का पूरा फुल कोर्स है, मैंने पढ़ा रखा है एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड के भी हैं तो 100% गारंटी मेरी है कि आपको समझ में जरूर आएगा। तो जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व बॉन्ड की डिमांड करने लगा तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ने लगे, तो बॉन्ड की यील्ड कम हो गई। एक चीज याद रखिएगा, अब ऐसा करा क्यों उसने? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा थमाना था, वो ये चीज करना शुरू किया। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है कि धीरे धीरे पैसे को रिलीज करना, लोगों के हाथ में पैसा देना और बॉन्ड परचेज करना।
ठीक है भाई, अब लोगों के हाथ में पैसा आया तो इकोनॉमी रिवाइव करना शुरू की। 2008 के बाद इकोनॉमी रिवाइव करते करते अब 2012 में हम पहुंच गए। 2012 तक इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करने लगी, रिवाइव हो गई, सब कुछ ठीक है। और एक बात यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ा और इंडिया पर भी उसका इंपैक्ट पड़ा था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का, ये चीज़ हमने देखी थी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर बॉन्ड यील्ड कम हुई, क्योंकि फेडरल रिजर्व बहुत सारे बॉन्ड की डिमांड कर रहा था, तो बॉन्ड यील्ड कम हुई तो इकोनॉमी में, यानी यूएस की इकोनॉमी में जितने भी इन्वेस्टर्स थे वो मोटिवेटेड नहीं थे बॉन्ड में अपना पैसा लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि बॉन्ड यील्ड बहुत कम है, उनको पैसा फायदा कम मिलेगा। तो इन्वेस्टर्स को अगर अपना पैसा लगाना है तो वो दूसरी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज को ढूंढेंगे जहां पर इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा। तो उनको लिक्विडेटिव मार्केट कौन सा दिखेगा? इंडिया लिक्विडेटिव मार्केट दिखेगा। तो बेसिकली जब 2008 की क्राइसिस आई और यूएस में फेडरल रिजर्व ने अपने क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू की, उसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो बॉन्ड प्राइस बढ़ा और बॉन्ड यील्ड कम हुई, उसकी वजह से उनके जो इन्वेस्टर्स थे इंडिया में आकर उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब 2012 तक अगर आप देखें तो यूएस की इकोनॉमी एकदम सही काम करने लगी। अब यूएस ने क्या किया, इस क्वांटिटेटिव ईजिंग की प्रोसेस को कम करना चाहा कि हम इस क्वांटिटेटिव ईजिंग की प्रोसेस को कम करेंगे। जो बॉन्ड हम खरीद कर पैसा का इंजेक्शन कर रहे थे, यानी लिक्विडिटी का इंजेक्शन कर रहे थे, अब वो कम करना बंद करेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमी अब रिवाइव हो चुकी है। तो फेडरल रिजर्व ने ये निर्णय लिया कि अब हम बेसिकली अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देंगे, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू कर देंगे, यानी फेडरल रिजर्व विल स्टार्ट इंक्रीजिंग देयर इंटरेस्ट रेट और बेसिकली वो क्वांटिटेटिव ईजिंग को भी अब धीरे धीरे खत्म कर देंगे। अब ये जैसी ही न्यूज आई, देखिए फेडरल रिजर्व बोल रहा है, यानी उस बात में सैंक्टिटी है। तो जितने भी इन्वेस्टर्स थे इंडिया में जिन्होंने पैसा अपना इन्वेस्ट किया था, उन्होंने क्या सोचा कि अरे फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा, तो उसकी वजह से एक तो यूएस की इकोनॉमी बड़ी ब्रॉड इकोनॉमी है, बड़ी स्ट्रांग इकोनॉमी है, वहां पर सेफ इकोनॉमी भी है। हमारी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज उतनी सेफ नहीं है जितना यूएसए की इकोनॉमी सेफ है। तो सब लोगों ने अपना पैसा निकालकर कहां पर ले गए? यूएसए में अपना पैसा लेकर चले गए। तो जितने इन्वेस्टर्स आए थे जिन्होंने अपना खूब ढेर सारा पैसा निकाला लगाया था, क्योंकि यूएस के फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, यूएस ने टेपरिंग करना शुरू की, बॉन्ड को खरीदना कम करना शुरू कर दिया, टेपरिंग करना शुरू कर दी। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी में एक झटका हमें महसूस हुआ, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जितने भी इन्वेस्टर्स थे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो अपना पैसा लगाने आए थे इंडिया में, वो अपना पैसा निकालकर बेसिकली बाहर ले गए, फिर से अपने होम कंट्री में पहुंच गए, यूएसए की इकोनॉमी में मतलब पैसा लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो यहां पर इंडिया की इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ा, जब ये सब लोग अपना पैसा निकाल कर ले जाएंगे तो याद कीजिए इन्होंने अपना पैसा लगाया कहां था? इंडिया के शेयर मार्केट में, इंडिया के बॉन्ड मार्केट में अपना पैसा लगाया था। तो जब ये शेयर्स और बॉन्ड बेचकर अपना पैसा लेकर भागेंगे तो हमारे जाहिर सी बात है बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम होगी, उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। और बॉन्ड यील्ड के कितने नुकसान हैं हमने ये चीज़ कवर की है यूनिट नंबर 5 में, कि बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो लोन नहीं ले पाएगा, ये चीज आपने पढ़ी है। दूसरी चीज ये हुई कि हमारा बॉन्ड यील्ड तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये डॉलर अपना निकाल कर ले गए तो डॉलर की सप्लाई कम हो गई और रुपया जो था वो ज्यादा था। तो हमारी करेंसी का बेसिकली क्या हो गया भाई, बोलो आप? करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया। और करेंसी का जब डेप्रिसिएशन हो गया तो हमारे एक्सपोर्ट तो चीपर हो गए, लेकिन हमारे इंपोर्ट कॉस्टली हो गए और हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है बहुत ढेर सारा। तो उसकी वजह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट होना शुरू हो गया। बात समझते हैं आप, फॉरेक्स रिजर्व क्या है? तो बेसिकली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ना शुरू हो गया। तो हमारा करेंसी का डेप्रिसिएशन होने की वजह से हमारा स्टॉक मार्केट भी गिर गया उस समय। स्टॉक मार्केट क्यों गिर गया? क्योंकि सब लोग अपना पैसा लेकर भाग रहे थे, तो 20% स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई। तो ये इंपैक्ट पड़ा। इस इंपैक्ट को, इस क्राइसिस को हम बोलते हैं, जो ये क्राइसिस हमने विटनेस की कि हमारी करेंसी का बहुत ढेर सारा डेप्रिसिएशन हो गया, हमारी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई, हमारे यहां से बहुत ढेर सारा इन्वेस्टमेंट बाहर चला गया, यूएसए की इकोनॉमी में चला गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं टेपर टेंट्रम। टेपर टेंट्रम क्यों बोल रहे हैं भाई इस चीज को? क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में जब यूएस का फेडरल रिजर्व ने ये क्वांटिटेटिव ईजिंग की प्रोसेस को कम करना शुरू किया, टेपर करना शुरू किया, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया, तो उसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे झटका पड़ा। क्या झटका पड़ा? कि हमारी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो गया, हमारा इंपोर्ट बिल बहुत बड़ा हो गया, दूसरी चीज हमारी बॉन्ड यील्ड बढ़ गई। तो उस वजह से इस क्राइसिस को हम बोलते हैं टेपर टेंट्रम ऑफ 2012 एंड 13। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई, ये हमने कैसे किया, ये पूरा प्रोसेस आपने समझा। क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, और यहां पर हमने क्या किया, पूरा ये प्रोसेस समझ गए, टेपर टेंट्रम समझ गए। लेकिन ये तो 2012-13 की बात थी सर, आप तो बोल रहे थे कि अभी भी हम ये विटनेस कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? कोविड-19 आया,
तो यूएसए की इकोनॉमी पर भी बहुत इंपैक्ट डाला। देखो जब भी यूएस के इंडिया के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ज़्यादातर यूएस की तरफ हम देखते हैं कि यूएस का फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, बाकी इकोनॉमी की तरफ तो हम कम देखते हैं। यूएस के फेडरल रिजर्व पर सभी इन्वेस्टर्स की जो बहुत ही कम टाइम में शॉर्ट टर्म में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके ऊपर जो है यूएस के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि यूएस जैसे जैसे अपनी चीज़ों को मोल्ड करता है उस वजह से स्टॉक मार्केट में उतना बढ़ावट गिरावट देखने को मिलती है, तो स्टॉक मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं उनको बड़ा इस चीज़ से फर्क पड़ता है कि यूएस में क्या हो रहा है। बाकी जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इकोनॉमी एक समय के बाद रिवाइव कर जाती है। तो जब कोविड-19 आया तो यूएसए में क्या हुआ भाई, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया, लोगों के हाथ में पैसे नहीं थे, वही चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। तो यूएस ने वही चीज़ शुरू की, क्वांटिटेटिव ईजिंग, लोगों के हाथ में पैसा देना शुरू किया। उसकी वजह से क्या हुआ, अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, लोगों को हाथ में पैसे देना शुरू किया, वही क्वांटिटेटिव ईजिंग वाली प्रोसेस शुरू की ताकि डिमांड बूस्ट हो सके, इकोनॉमी रिवाइव हो सके। और 2020 में ये काम किया। अब 2021 आते आते हर चीज़ तो ठीक हो गई है, मतलब इकोनॉमी ठीक हो गई है, तो यूएस ने फिर से वही काम करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, टेपर टेंट्रम। तो आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि फेडरल रिजर्व जो है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो अगर अपने इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो फिर से उसने टेपरिंग शुरू कर दी। तो फिर से जो हमारा देखने को मिला होगा आपको कि हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर से अपना इन्वेस्टमेंट लेकर फिर से यूएसए की इकोनॉमी में जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फेडरल रिजर्व जो है यूएसए का वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। तो फिर से वही चीज़ हो रही है कि हमारे यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो करेंसी का डेप्रिसिएशन और बॉन्ड यील्ड बढ़ने का खतरा है। इस चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में आपने समझ लिया 2020-21 में क्या होने वाला है। और इसीलिए हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने ये चीज़ बोली कि जो हमारा बजट एस्टिमेट है 2022-23 का वो है 8 to 8.5%। हमारी जीडीपी इतने से ग्रो होगी, क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी जो एक्सटर्नल जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर बहुत ढेर सारा वोलेटिलिटी है, यानी वोलेटाइल बिहेवियर है लोगों का। और फेडरल रिजर्व भी क्योंकि टेपरिंग शुरू कर दिया है तो उसका इकोनॉमी पर हमारे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए हम कंजर्वेटिव नहीं हो रहे हैं कि हमने बहुत कम रखा है 8 to 8.5% से जीडीपी ग्रो होगी, ये हमने रियलिस्टिक मान के चला है कि हाँ इतने से होगी, क्योंकि बहुत ढेर सारे फैक्टर हैं ग्लोब में जो हर एक चीज़ को इंपैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। इसलिए हमारे इकोनॉमिक सर्वे का जो बजट एस्टिमेट है 8 to 8.5% ऑफ जीडीपी, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना चाहिए कि यूएसए टेपरिंग भी तो कर रहा है इस समय पर। ये पूरा कॉन्सेप्ट है टेपर टेंट्रम का। तो आई होप कि आपने पूरा टेपर टेंट्रम का ये कॉन्सेप्ट सीख लिया। 2012-13 में कैसा ये चीज़ हुआ और 2020-21 में इसी चीज़ को हम दोबारा कैसे विटनेस कर रहे हैं। तो यूपीएससी आपसे यहाँ पर सवाल पूछ सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। टेपर टेंट्रम के कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है ये याद रखिएगा, और लिक्विडिटी ट्रैप क्या है ये भी याद रखिएगा। और इन तीनों सिचुएशन को हम इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में कंपेयर भी करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का कैसा रिस्पॉन्स रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, टेपर टेंट्रम ऑफ 2012-13 के दौरान, और कोविड-19 की सिचुएशन के दौरान हमारी इंडियन इकोनॉमी ने कैसा बिहेव किया है, कैसा रिस्पांस दिया है। तो क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट हो रही है, इसके लिए कुछ डेटा हमें पता होना चाहिए अपनी बात को प्रूव करने के लिए कि हाँ हमारी इंडियन इकोनॉमी अब रेजिलिएंट है, क्राइसिस से लड़ने की क्षमता उसके पास है। दिस इज होल कॉन्सेप्ट ऑफ टेपर टेंट्रम। आई होप कि आपने इस वीडियो को हेल्पफुल फाइंड किया होगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर जरूर लीजिएगा, और अच्छी लग गई है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जितने लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा, उनकी भी हेल्प मैं कर पाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।